हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, एग्रीगेट सब बेस एंड बेस कोर्स मटेरियल सैम्पलिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, एग्रीगेट सब बेस एंड बेस कोर्स मटेरियल की जितनी भी डिटेल है हम वो डिस्कस करेंगे। सैक क्या है हमारे पास? सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, सैक को चेकलिस्ट भी कहा जाता है। चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट में आपकी एक्टिविटी की डिटेल होती है या मटेरियल की डिटेल होती है। ये आपने कौन सी एक्टिविटी किस तरह चेक करनी है, ये आपको सैक में डिफाइन हुई होती है। अब आज के जो हम सैक डिफाइन करेंगे वो एग्रीगेट सब बेस एंड बेस कोर्स मटेरियल के लिए है। यानी एग्रीगेट सब बेस और बेस कोर्स मटेरियल की जितनी भी डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सैक बनता कहाँ से है, यानी इंस्पेक्शन जो चेकलिस्ट होता है वो बनता कहाँ से है, वो भी हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, एग्रीगेट सब बेस एंड बेस कोर्स मटेरियल सैम्पलिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे पास सैक नंबर है। ये सैक नंबर आपने आरएफआई में मेंशन करना है। जब भी आप इस मटेरियल के लिए आरएफआई रेस करेंगे तो आपने इसका जो सैक है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है वो आपने इसके साथ अटैच करना है। और आरएफआई में आपने सऊदी अरामको इंडस्ट्रियल क्यू 1035 ये जो सैक नंबर ये आपने इसमें मेंशन करना है। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे हमारे पास डिसिप्लिन है, आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे हमारे पास SATIP नंबर है। अब सबसे पहले हमारे पास एटम नंबर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, रेफरेंस। अब ये रेफरेंस है, ये स्पेसिफिकेशन से ली होती है। पास से फेल है, NA, री इंस्पेक्शन डेट। अब ये जो RFI है ये हमारे पास मटेरियल के लिए है, यानी एग्रीगेट सब बेस और बेस मटेरियल के लिए है। तो ये जो नोट है ये आपने लाजमी चेक करना है पहले। अब इस नोट में क्या है हम वो डिस्कस करते हैं। टू वेरीफाई दैट द एरिया मटेरियल बीइंग इंस्पेक्टेड वाज टेस्टेड बाय सऊदी अरामको अप्रूव थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी। इसमें ये डिफाइन हुआ है कि जो मटेरियल है या जो एरिया है, शॉर्ट आपको मैं ये डिफाइन करूँगा इसका आपको डिटेल से, कि ये इस पॉइंट में ये होता है ना कि जो भी मटेरियल की इंस्पेक्शन आपने करनी है उसकी आपकी टेस्ट रिपोर्ट आरएफआई के साथ अटैच होनी चाहिए। यानी जब भी आपके साथ ये मटेरियल आ जाए, यानी एग्रीगेट सब बेस और बेस मटेरियल आ जाए ना, तो सबसे पहले आपने स्टॉक फाइल की एरिया की डिटेल होती है यहाँ पे कि आपने इस मटेरियल को प्लेस करना होता है। एरिया हमारे पास कहाँ होता है? स्टॉक पाइल इसके लिए, सब बेस और बेस मटेरियल के लिए स्टॉक पाइल बना हुआ होता है। वो आपने लाजमी चेक करना है कि वो एरिया अप्रूव है कि नहीं। दूसरी, इस मटेरियल की टेस्टिंग रिपोर्ट जो आपको थर्ड पार्टी देगी वो भी आपने चेक करनी है। अगर इन केस यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो रिपोर्ट है, टेस्टिंग मटेरियल रिपोर्ट है, वो अवेलेबल नहीं है तो पीआईडी क्या करेगा, यानी इंस्पेक्टर थर्ड पार्टी को एनसीआर रेस करेगा। ठीक है। और जितनी भी आपकी सिविल टेस्टिंग ग्रुप है उसको एनसीआर रेस करेगा। इस मटेरियल की डिटेल आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है A1 ग्रेडेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर बेस एंड सब बेस मटेरियल शेल कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट of table 4 and 5 shall be simple in accordance with ASTM D75। रेफरेंस हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियर क्यू 006 सेक्शन 5.2। इसको भी हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सैक बनता कहाँ से है। सैक यानी चेकलिस्ट जो है वो आपकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से बनता है। अब यहाँ जो डिटेल है, सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड क्यू 006 सेक्शन 5.2.1 ये रेफरेंस लिए हुए है। सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड क्यू 006 जो असफाल्ट की डिटेल है उसमें सब बेस और बेस मटेरियल की भी डिटेल है। अब जितनी भी चेकलिस्ट होती है ना वो हमारे पास हमेशा स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन से बनती है। अब A1 इसमें हमारे पास क्या है कि आपने जितनी भी ग्रेडेशन करनी है इस मटेरियल के लिए, यानी सब बेस और बेस मटेरियल के लिए, वो आपकी टेबल 4 और टेबल 5 के मुताबिक होनी चाहिए या ASTM D75 के मुताबिक होनी चाहिए। अब ये जो रेफरेंस दिए हुआ है ये टेबल 4 और 5 जो है ना, ये कहाँ पे है? इसने यहाँ पे रेफरेंस दिए हुआ है। अब हम ओपन करते हैं सऊदी अरामको स्टैंडर्ड क्यू 006 को। इसमें हमारे पास डिफरेंट टेबल्स है। ये जो स्टैंडर्ड है हमारे पास सऊदी अरामको स्टैंडर्ड क्यू 006 असफाल्ट कंक्रीट पेविंग, यानी असफाल्ट में जितने भी मटेरियल यूज होता है उसके लिए है। लेकिन इसमें सब बेस और बेस मटेरियल की डिटेल भी है। यहाँ पे हम आते हैं 5.2 जो हमारे पास टेबल है, 5.2.1 जो मटेरियल की डिटेल है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेबल्स है, उसमें हमारे पास ग्रेडेशन की डिटेल है। यानी ये सब बेस और बेस मटेरियल की जितनी भी ग्रेडेशन है वो इसमें डिफाइन हुई हुई है। हम इसको भी देखते हैं। सब बेस मटेरियल की डिटेल है और बेस कोर्स मटेरियल के लिए जो डिफरेंट जो हमारे पास क्लासेस है। अब ये जो डिटेल है ना ये आपकी ग्रेडेशन की, अब ये डिफाइन हुआ है ना जो ग्रेडेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज
अब ये जो डिफाइन हुआ है ना ग्रेडेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर बेस एंड सब बेस, वो आपके टेबल 4 और 5 के मुताबिक होने चाहिए। अब हम इसको देखते हैं, नीचे हम डिस्कस करते हैं दोबारा इसको ना, ये टेबल को हम डिस्कस करते हैं कि इस टेबल में क्या है, वो हम नीचे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास A2 में क्या है, थर्ड पार्टी एजेंसी क्वालिटी पर्सनल assigned to the work must be technically competent to perform their duties and shall be approved by the Saudi Aramco to perform applicable test। इसमें ये डिफाइन हुआ है कि जितनी भी इस मटेरियल के टेस्टिंग है ना, वो अप्रूव थर्ड पार्टी से परफॉर्म होनी चाहिए, जो स्केजुअल क्यू की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 5.5 की। ठीक है, यानी स्केजुअल क्यू में आपके क्या है कि जितनी भी आपकी मटेरियल आती है उसकी टेस्टिंग आपकी थर्ड पार्टी से होगी, जो थर्ड पार्टी सऊदी अरामको से अप्रूव हो। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट फॉर सऊदी अरामको एक्सेप्टेंस शेल बी परफॉर्म बाय द सऊदी अरामको अप्रूव इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी। कहते हैं कि आपकी जितनी भी टेस्ट होंगे ना, वो आपकी सऊदी अरामको की जितनी भी अप्रूव टेस्ट लेबोरेटरी है ना, उनके मुताबिक होनी चाहिए, उन्होंने परफॉर्म करने हैं। ये भी आपके डिफाइन हुए सऊदी अरामको जैसे Q006 सेक्शन 5.54। ठीक है, अब हम ओपन जब करेंगे ना सऊदी अरामको जैसे Q006 सेक्शन में, तो इसमें इस थर्ड पार्टी की जो डिटेल है वो इसमें डिफाइन हुई होती है। अब हम देखते हैं जब हमारे पास एग्रीगेट सब बेस और बेस कोर्स मटेरियल आ जाए ना, तो सबसे पहले जब भी हमने ग्रेडेशन करनी है ना, तो वो इस टेबल के मुताबिक करनी है। ग्रेडेशन असल में होती है आपकी सीयू एनालिसिस। जब हम सीयू एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ना, इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है सीयू एनालिसिस का ASTM C136 है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सीयू एनालिसिस में हमारे पास जो ग्रेडेशन है, आपने CV इस मेथड पे लगानी है। अगर हमारे पास सब बेस का ए क्लास मटेरियल आ जाए ना, तो उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल ये है। इसका मतलब है कि इस ए क्लास का मटेरियल किस टाइप में आएगा, यानी 2.5 इंच की सीयू में ये 100% पास होना चाहिए। 2 इंच की सीयू में वो 90 टू 100% पास होना चाहिए। फिर वो हमारे पास ये एम्प्टी होंगे, यानी ये इसके स्टैंड आपने ये प्लेस किए होते हैं, उस मटेरियल पे आपने प्लेस करने हैं, ये CV आपने लगानी है। लेकिन उसमें हमारे पास जो नंबर 4 है, उस पे आपकी मैक्सिमम 35 से लेकर 70% तक पास होना चाहिए, और नंबर 200 जो CV है उस पे हमारे पास 0 से 15% आपका होना चाहिए। सेम एज एट यहाँ पे हमारे पास क्लास B मटेरियल के लिए ये डिटेल है कि आपकी 80% पास होनी चाहिए। ये सब बेस मटेरियल की डिटेल है। यहाँ पे हमारे पास बेस कोर्स मटेरियल की डिटेल है, ये आपने CV इस पे रखनी है, और ये इसकी पासिंग है, यानी बेस मटेरियल की आपने जब CV एनालिसिस करनी है ना, तो आपकी 2.5 इंच पे CU पे आपकी 100% पासिंग होनी चाहिए, और आपकी यहाँ नंबर 4 CU पे 15 टू 40% पासिंग होनी चाहिए। क्लास A मटेरियल की स्पेसिफिकेशन ये है, और क्लास B मटेरियल की आपकी क्लासिफिकेशन ये है। ये कंप्लीट आपकी आती है सॉइल क्लासिफिकेशन में डिटेल आती है, और इसका भी हमारे पास रेफरेंस दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चेकलिस्ट है, वहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब बेस और बेस मटेरियल के लिए है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी क्या है, लिक्विड लिमिट आपकी, यानी इस मटेरियल के लिक्विड लिमिट कितना होना चाहिए, सब बेस मटेरियल और बेस मटेरियल। अब सब बेस और बेस मटेरियल में हमारे पास क्लासेस होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास A, क्लास B। ये हमारे पास बेस और सब बेस मटेरियल में क्लासेस होती है। अब हमारे पास यहाँ डिटेल है कि प्लास्टिक इंडेक्स यानी PI जो हम करते हैं ASTM D4318, ये हमारे पास जब हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हम फाइंड करते हैं ना, PI देखते हैं मटेरियल के लिए, उसमें हमारे पास जो सब बेस B क्लास का मटेरियल हमारे पास 6% मैक्सिमम होना चाहिए, और बेस मटेरियल की जो हमारे पास क्लास है वो भी 6 होना चाहिए, ये भी हमारे पास 6% होना चाहिए मैक्सिमम PI की वैल्यू। ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप एज अ QC इंजीनियर, QC इंस्पेक्टर या मटेरियल टेस्टिंग करेंगे ना, तो ये लाजमी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लॉस बाय अबर्शन हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो आपका 50% मैक्सिमम होना चाहिए, और बेस कोर्स मटेरियल जो हमारे पास है, यानी एग्रीगेट बेस कोर्स मटेरियल है, उसका 40% होना चाहिए। एलोंगेशन हम करते हैं, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास मटेरियल आते हैं, उसके हम करते हैं एलोंगेशन पार्टिकल पीसेस, वो आपके 5% होनी चाहिए बेस कोर्स मटेरियल में, और बी क्लास में भी हमारे पास 5% होना चाहिए। और ये डिटेल कहाँ पे है, सऊदी अरामको जैसे Q006 सेक्शन 5.2.1, ये इस सेक्शन में डिटेल हुई है, ये डिटेल है यहाँ पे, यानी सब बेस मटेरियल क्लास A और B क्लास, और यहाँ पे बेस कोर्स मटेरियल की डिटेल है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपने इस टेबल से चेक करनी है। जब भी आपने बेस और सब बेस मटेरियल को चेक करना है, टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, वो आपने स्पेशली इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होनी चाहिए, इन क्लासिफिकेशन के मुताबिक होने चाहिए। इस मटेरियल में क्ले लम्स कितने होने चाहिए, ये सारे टेस्ट है, ये आपकी यहाँ पे डिटेल होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 6 पे है, 6 में हमारे पास CBR की वैल्यू, ये
आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अक्सर इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछी जाती है सीबीआर वैल्यू के बारे में कि आपकी जो सब बेस मटेरियल के लिए सीबीआर कितना परसेंट होना चाहिए। क्लास ए मटेरियल के हमारे पास 25% है और क्लास बी मटेरियल की हमारे पास 25%। इसमें भी हमारे पास बी क्लास के लिए सीबीआर की वैल्यू 25% होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेस कोर्स मटेरियल। यहाँ पे हमारे पास सीबीआर वैल्यू 100% कंपैक्शन 100% हमारे पास ए क्लास के लिए होनी चाहिए और बी क्लास के लिए हमारे पास 50 मिनिमम होना चाहिए, यानी 50% ज़रूर होनी चाहिए सीबीआर की वैल्यू। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एम्प्टी क्यों है, क्योंकि बेस कोर्स की हमारे पास जो कंपैक्शन होती है ना, वो हमेशा 100% होती है। सब बेस की हमारे पास 95 से 100% होती है। इसमें इसीलिए यहाँ पे जो सीबीआर की वैल्यू है 95% पे आपकी 25 मैक्सिमम सीबीआर की वैल्यू होनी चाहिए। कंपैक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सब बेस की जो कंपैक्शन रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपकी 95% रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेस कोर्स की जो कंपैक्शन होती है वो 100%, इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है क्लास ए मटेरियल के लिए हमारे पास 100% सीबीआर की वैल्यू रिक्वायर्ड है और बी क्लास के लिए हमारे पास 50% रिक्वायर्ड है। ये लिए हुए सऊदी अरामको इंजीनियर्स क्यू 006 सेक्शन 5.2.1 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिटेल होती है आपकी स्केड्यूल की, जितनी भी हमारे पास चेक लिस्ट है उसकी डिटेल होती है। सऊदी अरामको जैसे क्यू 006 असफाल्ट एंड सफर एक्सटेंडेड असफाल्ट का ग्रेड पेविंग, ठीक है, ये डिटेल होती है। और इसमें जो डिफाइन हुए सेक में वो स्केड्यूल क्यू के मुताबिक हुई है, प्रोजेक्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपके रेफरेंस होती है इसमें। ये चेक लिस्ट हमारे पास एग्रीगेट सब बेस और बेस कोर्स मटेरियल जितनी भी हमारे पास सेक बनते हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से बनते हैं। सेक और चेकलिस्ट में ये फ़र्क है कि अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो वहाँ सेक बनाए हुए होते हैं, वो अपनी फ़ॉलो करना है। और अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आपने चेकलिस्ट बनी होती है, सिंपल चेकलिस्ट होती है, हर प्रोजेक्ट की अपनी बनी होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर एग्ज़ाम्पल ये चेकलिस्ट में आया हो ना, तो चेकलिस्ट में भी यही चीज़ें डिटेल होती है, क्योंकि ये आपके एएसटीएम जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, उसको फ़ॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड आपके जितनी भी है, उसी से ये सेक या चेकलिस्ट बनता है। ये प्रोसीजर होता है कि आपने किस एक्टिविटी को या किस मटेरियल को किस तरह चेक करना है। अब ये जितनी भी चेकलिस्ट बनी हुई है ना, ये आपके सेक क्यू 1035 जितने भी डिटेल है ना इसकी, ये आपकी सऊदी अरामको इंजीनियर क्यू 006C सारी चीज़ें डिफाइन हुई है। जिस तरह हमारे पास ये टेबल 8 में क्या है, मैक्सिमम आपकी सीबीआर की वैल्यू है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, सेक का भी आपको पता लग गया होगा कि कहाँ से बनता है। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।